तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मानव शरीर के उस हिस्से को डिस्कस करने वाले हैं जो पुरुष के शरीर में अर्थात नर के शरीर में जीवन निर्माण की प्रक्रिया को संभालता है। अर्थात मेनली आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें ये टॉपिक आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस टॉपिक को देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं सारे कंसेप्ट को, तो क्या हम अपने बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? हाँ, एकदम कर सकते हो। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा और इसको बार बार आपको ना देखना पड़े, इसलिए आपको साथ में नोट्स प्रिपेयर करना होगा ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो, इस टॉपिक को भूल रहे हो, उस समय आप क्या कर पाओ, उस नोट्स को पढ़ पाओ। तो आपको सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम नर जनन तंत्र टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस ज्ञानवर्धक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये एक स्लाइड के माध्यम से एक छोटा सा एक प्यारा सा डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम को दिखा रहे हैं जो कि इमेज के फॉर्म में होगा। आप इस इमेज के माध्यम से अपने बुक में देखे होगे इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक को आप कैसे जानते होगे, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से जानते होगे, आप इस इमेज के माध्यम से जानते होगे। जब आप इस डायग्राम को, इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे अनेक नाम, कुछ वर्ड दिखाई देंगे, जैसे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा, एपिडेर्मिस, टेस्टिस, पेनिस, ग्लांस पेनिस। तो ये क्या टर्म है यहाँ पे हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम चलो सबसे पहले इन सभी टर्म को आपके दिमाग में सेट करते हैं ताकि आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो आज का मेनली टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम नर जनन तंत्र को। तो सबसे पहले हम ये ही बात करते हैं कि आखिरकार ये नर जनन तंत्र होता क्या है। तो मेरा एक कहना होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को नहीं जानते हो, ये रूल आप आदमी पे भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो जब भी आप किसी टॉपिक को नहीं जानो तो सबसे पहला उस टॉपिक को प्यार भरी नजरों से देखो। कैसे देखोगे? टकटकी लगाकर, जैसे देख ले। तो जब इस टॉपिक को प्यार भरी नजरों से देखोगे तो आपको इस टॉपिक में 3 का चेहरा नजर आएगा। आपको लगेगा इसमें 3 आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें 3 शब्द आपको दिखाई देंगे, पहला नर, दूसरा जनन और तीसरा तंत्र। अगर हम इस तीनों टर्म के अर्थ को समझ जाएं तो हम इस टॉपिक को समझ जाएंगे। हाँ, समझ जाएंगे। तो आओ हम आपको समझाते हैं। पहला नर। नर तो आप समझते ही हो, नर क्या होता है। नर का मतलब आप समझते हो, मेल का मतलब समझते ही हो। एक टर्म आ रहा है तंत्र। तंत्र का मतलब होता है अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य को करे। अंगों का वैसा समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य को करे, उसे बेसिकली हम लोग तंत्र कहते हैं। अब इस तंत्र में कौन अंग मिलेंगे, कौन अंग मिलेंगे और सभी अंग मिलकर एक विशेष क्रिया को करेंगे। आखिरकार वो विशेष क्रिया है क्या, ये टॉपिक देखोगे खुद मालूम चल जाएगा। तो ये तंत्र जो है अर्थात ये अंगों के समूह है जो ये मेनली बेसिकली जनन की प्रक्रिया को करेंगे। अच्छा, जनन होता क्या है? तो जनन का मतलब होता है अपने जैसे संतति को जन्म देना ही बेसिकली जनन कहलाता है। अपने जैसे कहने का मतलब क्या है? तो अपने जैसा मतलब आदमी जैसा क्या होगा, आदमी होगा। भैंस जैसा क्या होता, भैंस होगा। गधा जैसा क्या होता, गधा होगा। इसका मतलब ये है आदमी आदमी जैसा जन्म देगा, गधा गधा जैसा जन्म देगा, बैल बैल जैसा जन्म देगा। क्या ये क्लियर है? तो अपने जैसा मतलब कोई भी जीव अपने जैसे संतति को जन्म देना ही बेसिकली जनन कहलाता है। ये क्लियर है। अब उस जनन में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करेंगे और उनका क्या रोल है, बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला? क्या इस टॉपिक के बारे में आपको पता चला? अब हम आपको क्या करते हैं, जनन शब्द को डिस्कस करते हैं और जनन के आधार पे हम जनन तंत्र को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब जानते हो कि जनन का मतलब होता है
अपने जैसे संतति को जन्म देना, तो उसके लिए एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। तो एक चाहिए मेल, तो मेल के नाम पे हम ले लेते हैं एक बहुत ही प्यारा व्यक्ति जिसका नाम है रामलाल। रामलाल जो है वह मेल है, और साथ में रामलाल का शादी हम करवा देते हैं श्रीवल्ली से। किसका करा देते हैं? श्रीवल्ली से। अब श्रीवल्ली क्या है, मेल है कि फीमेल है बताओ? फीमेल है, मादा है। और ये क्या है? मेल है, नर है। जब ये दोनों आदमी का शादी हो जाएगा, ये दोनों आदमी के शादी के बाद इन्हें बहुत ही प्यारा सा बेबी होगा। तो ये ले, यहाँ पे इनको बहुत प्यारा सा एक बेबी हुआ। बेबी का नामकरण करोगे क्या? ज्यादा सपना मत देखो। ये होगा बहुत प्यारा सा बउआ। तो ये दोनों जिस जैविक प्रक्रिया के द्वारा इस बेबी को जन्म दिए, इस बउआ को जन्म दिए, मेनली वही प्रक्रिया जनन कहलाती है। अच्छा, इस बउआ को जन्म देने में रामलाल और श्रीवल्ली में ऐसा क्या चीज मिला कि ये रामलाल के बेटे का जन्म हो गया? तो हम आपको बता दें कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रामलाल के अंदर एक युग्मक बनता है जिसे हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। और नर युग्मक का नाम है, याद रखना, इस नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। आराम आराम से पढ़ना, अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। इसको बोलते हैं शुक्राणु। ऐसे ही इस श्रीवल्ली अर्थात इस फीमेल के बॉडी में जो युग्मक बनता है, जिसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। उस मादा युग्मक का नाम है ओभम। उस मादा युग्मक का नाम है ओभम, जिसे हिंदी में हम सभी अंडाणु के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इस टॉपिक से यही बन सकता है कि नर युग्मक का नाम क्या है। तो नर युग्मक का नाम शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु। जब ये नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बेसिकली हम निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को आपस में मिलने की प्रक्रिया बेसिकली हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ये देख, हम यहाँ पे ये है हमारा, मान ले, नर युग्मक जिसका नाम है शुक्राणु। इसके साथ जब अंडाणु मिलेगा तो इस प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इस फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? एक जाइगोट का निर्माण होगा, और ये जाइगोट जो होगा वह टूएन होगा, अर्थात युग्मनज का निर्माण होगा। और यही युग्मनज आगे चलकर बउआ अर्थात बेबी में डेवलप हो जाएगा। ये खैर ये बात की बात है। तो यहाँ से नर युग्मक का नाम शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु है। क्या इतना क्लियर है? और जब ये आपस में जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक इस बउआ का निर्माण होगा नहीं। जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे बउआ का निर्माण होगा नहीं। अच्छा, लगले हाथ हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि शुक्राणु में जो गुणसूत्र का नंबर होता है वह 23 गुणसूत्र होते हैं। इस शुक्राणु में गुणसूत्र का जो नंबर है वे 23 गुणसूत्र होते हैं। और वही बात अगर आप अंडाणु की करो तो अंडाणु में जो गुणसूत्र का नंबर होता है वह 23 होता है। याद रखना, नर युग्मक या मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 23 अर्थात n बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। और ये रामलाल क्या है? तो रामलाल आपको मालूम है कि रामलाल बेसिकली 2n है। ये श्रीवल्ली क्या है? तो श्रीवल्ली क्या है? 2n है, अर्थात इसमें गुणसूत्र कितना होगा? इसमें गुणसूत्र होगा 46। इसमें कितना होगा? तो इसमें होगा 46। अब देख, रामलाल में तो 46 है, लेकिन रामलाल की युग्मक में 23 है। तो इस कौन विभाजन से बना? तो रामलाल अर्थात नर के अंदर जो युग्मक बनता है वह बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस के द्वारा बनता है। और वही हम बात करें इस
मादा के अंदर जो मादा युग्मक अंडाणु बनता है वह बेसिकली अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। कैसे पता चला? देखिए बंटवारा आधा आधा हो रहा है, ऐसे पता चला। ये तो पहले हम डिस्कस कर लिए, अगर नहीं डिस्कस किया तो आप पीछे देख सकते हो। खैर ये बात की बात है। ये क्या बता रहे हो मास्टर? हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से रिलेट करेंगे नर जनन तंत्र को, ये मादा जनन तंत्र को। तो आज के लेक्चर में क्या मादा जनन तंत्र को भी डिस्कस करेंगे? नहीं, केवल हम नर जनन तंत्र को डिस्कस करेंगे, और ऐसे डिस्कस करेंगे कि इससे किसी प्रकार का क्वेश्चन बने, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स, आप कर ले जाओगे, इतना विश्वास आप जरूर रखना। तो ये नर युग्मक बना, तो जनन जनन मतलब अपने बच्चे को जन्म देना अपने जैसे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलना, अर्थात दोनों युग्मकों का आपस में मिलना। जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो ये जनन की प्रक्रिया होगा ही नहीं। आपस में मिलेंगे ही नहीं तो जनन की प्रक्रिया होगा ही नहीं। अब ये दोनों को मिलना है। अब दोनों को, किसी को मिलने के लिए सबसे पहले उसका इस धरती पे अवतरण होना पड़ेगा, धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। और ये दोनों आदमी को मिलना है तो सबसे पहले इसको जन्म तो लेना पड़ेगा, इसका निर्माण तो होना पड़ेगा भाई, इसको बनना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिरकार ये जो नर युग्मक जो शुक्राणु है, ये आखिरकार बनता क्या है, शुक्राणु कहां बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वृषण कोष होता है, अंड कोष होता है, वह शरीर के बाहर क्यों लटका होता है। खैर ये तो बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये शुक्राणु बनेगा कहां, तो सबसे पहले तो इसको बनना पड़ेगा, और दूसरा इस शुक्राणु को जहां बनेगा, जिस ऑर्गन में बनेगा, वहां से निकलकर इसके पास जाना पड़ेगा। तो एक रास्ता भी तो चाहिए, अर्थात इसको बनाने वाला भी अंग होगा और इसको पहुंचाने वाला भी कोई अंग होगा, कोई ग्लैंड होगा, कोई रास्ता होगा, होगा भाई, होगा। तो भाई जो सभी काम मिलकर क्या कर रहे हैं, जनन का काम कर रहे हैं। तो सभी को बेसिकली हम नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र के अंदर मेनली हम उसी अंग के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा हो और जो शुक्राणु को मादा जनन पथ में भेजने का कार्य कर रहे हो। नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम उसी ऑर्गन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण हो रहा हो और इस युग्मक को मादा जनन पथ में पहुंचाने का जो कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो आइए इस पे जानने से पहले हम उन अंग को क्लासिफाई कर देते हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। वह लैंगिक अंग कहलाते हैं और लैंगिक अंग 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा हमारा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। आखिरकार इस प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या अंतर है? इस प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या अंतर है, क्या बता सकते हो? क्या प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में बता सकते हो? चलो हम बता देते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब होता है वैसा अंग जिसके अंदर युग्मक का निर्माण हो, वैसा अंग जिसके अंदर युग्मक का निर्माण हो और साथ साथ वह अंग हार्मोन का स्राव करे। कैसा हार्मोन? सेक्स हार्मोन का स्राव करे। अच्छा, इसका मतलब यह है भैया कि अगर किसी अंग के अंदर युग्मक बन रहा है और वह सेक्स हार्मोन का स्राव कर रहा है तो क्या उसको हम प्राथमिक लैंगिक अंग बोल देंगे? हाँ, बोल देंगे। अगर किसी ऑर्गन के अंदर नर का युग्मक बन रहा है और नर का सेक्स हार्मोन बन रहा है तो क्या वह नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है? क्या? हाँ। अगर किसी अंग के अंदर मादा का युग्मक बन रहा है और मादा का सेक्स हार्मोन बन रहा है तो क्या वह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है? क्या? एकदम है। अच्छा, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या बता दो इसी साथ में। तो द्वितीयक लैंगिक अंग वह अंग है ना जो उस युग्मक को मिलने में मदद करता है और मिलने के लिए मार्ग बनाता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे वह नर का द्वितीयक लैंगिक अंग है। हाँ, और जो मादा युग्मक को नर के पास पहुंचाने का काम करेंगे क्या वो मादा का द्वितीयक लैंगिक अंग? बात तो सही समझ के भाई, पकड़ ली एकदम, बहुत बढ़िया। तो प्राथमिक लैंगिक अंग, इसका तात्पर्य वैसे लैंगिक अंग से है जो युग्मक का निर्माण करता हो और साथ साथ सेक्स हार्मोन का भी स्राव करता हो। अगर हम टॉपिक बात करें नर का, तो नर में जो ये युग्मक बनेगा
नर में जो ये युग्मक बनेगा, इस युग्मक का नाम क्या होगा? इस युग्मक का नाम होगा स्पर्म, इस युग्मक का नाम होगा शुक्राणु। और नर में जो सेक्स हार्मोन बनेगा, नर में जो सेक्स हार्मोन बनेगा, उस सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, उस सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। आखिरकार ये टेस्टोस्टेरोन का नाम सुने हो क्या? सुने हो क्या? आओ हम बता देते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो ये टेस्टोस्टेरोन ही वो सेक्स हार्मोन है जिसके चलते मेल में एग्रेशन लेवल बना होता है। तो मेल कोई एग्रेसिव है ना, ये टेस्टोस्टेरोन के चलते ही। मेल का आवाज भारी है, बुलंद है ना, इस टेस्टोस्टेरोन के चलते। मेल बॉडी से हट्टा कट्टा है ना, इस टेस्टोस्टेरोन के चलते। मेल का दाढ़ी मूछ आ रहा है ना, इसी हार्मोन के चलते, इसी टेस्टोस्टेरोन के चलते। मेल का कंधा चौड़ा हो रहा है ना, इसी टेस्टोस्टेरोन के चलते। अर्थात ये टेस्टोस्टेरोन ही वह हार्मोन है जो नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए उत्तरदायी होता है। नर युग्मक शुक्राणु, तो वैसा अंग जहां पे शुक्राणु बने और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करे उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग बोल देंगे। और जो नर तथा मादा युग्मकों को मिलने के लिए, युग्मकों के लिए मार्ग बनाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहेंगे। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है? कमेंट में बताना भाई, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सही लग रहा है, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या स्क्रिप्ट ठीक है। अगर ये तेज है तो आप थोड़ा कम कर लो, अगर तेज नहीं, सॉरी, कम है तो फिर आप उसको तेज कर सकते हो। ये प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग मालूम हो गया। आपको नर जननतंत्र अंग क्या होता है ये भी मालूम चल गया। अब हम आओ इस प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में बताते हैं कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कहने का मतलब है कि नर में वह कौन सा अंग है जो मेनली नर युग्मक शुक्राणु बनाता है और टेस्टोस्टेरोन नामक सेक्स हार्मोन का स्राव करता है। तो नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, तो नर के प्राथमिक लैंगिक अंग को ध्यान से देखना। नर के प्राथमिक लैंगिक अंग को वृषण बोलते हैं। नर के प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग वृषण बोलते हैं, और इस वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इस वृषण को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसे तो आप समझदार हो लेकिन तब भी यहाँ पे आईएस दिखाई दे रहा, आईएस। तो जब आईएस आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ड है, अर्थात इसे एक का बोध हो रहा है। और जैसे ही ये आईएस के स्थान पे ईएस आ जाए, क्या आ जाए, तो आप समझ जाना ये वर्ड जो है वो अब प्लुरल हो गया, अर्थात यहाँ पे एक से अधिक का बात हो रहा है। तो जब टेस्टिस लिखा होगा तो एक वृषण का बात होगा, ईएस लगा देगा तो यहाँ पे एक से अधिक अर्थात दो वृषण का बात होगा। ये क्लियर है? तो नर के प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है। अब नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण को क्यों बोला गया, इसका दो रीजन है। क्योंकि इसी लैंगिक अंग के अंदर स्पर्म नामक नर युग्मक, स्पर्म नामक नर युग्मक का, स्पर्म नामक नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। स्पर्म नामक नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। और दूसरा काम ये है, ये सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कर रहे हैं। ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि नर के प्राथमिक लैंगिक अंग को किसे कहते हैं? पहला वृषण को। वृषण के दो प्रमुख कार्य बताएं। तो वृषण का पहला प्रमुख कार्य हो गया, यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और नर में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। ये क्लियर है, और इसी कारण से इसको प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मेल की द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें, मेल की द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें, तो इसके अंदर वे सभी अंग आ जाएंगे जो बेसिकली इसको मादा जनन पथ में भेजने का काम करते हैं। अब कोई अंग वैसा होगा जो इनके लिए मार्ग बनाएगा, रास्ता बनाएगा। कोई ऐसा ग्लैंड होगा जो इनको ऊर्जा देगा, ईंधन देगा। कोई ऐसा अंग होगा जो बेसिकली इनको
ले जाकर छोड़ेगा मादा जनन पथ में, जो इनको छोड़ेगा मादा, ऐसे कुछ नाम याद रख ले। यहां पे एक याद रख ले आप, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, डाइडिमिस, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृषण। ऐसे आप याद रख ले वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, जिसे हम लोग शुक्र वाहिनी बोलते हैं। ऐसे ही याद रख ले आप वास डिफरेंस, जिसे हम लोग शुक्र वाहक बोलते हैं। ऐसे याद रख ले रेटिटेस्टिस, जिसे हम लोग वृषण जालिका बोलते हैं, वृषण जालिका। तो ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली डक्ट्स हैं। क्या हैं? ये बेसिकली डक्ट्स हैं, ये बेसिकली डक्ट्स हैं, अर्थात ये वे नली है जो बेसिकली शुक्राणु के लिए रास्ता बनाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड आएगा, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, और आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का एक और नाम है काउपर्स ग्लैंड। एक और नाम है सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड है जो बेसिकली फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, और इस फ्लूइड में इस शुक्राणु के लिए ईंधन होता है और अनेक प्रकार के चीज होते हैं। और साथ ही एक और अंग होगा जो बाहरी जनांग होंगे, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं, हिंदी में सीसन बोलेंगे, पेनिस, सीसन। और एक और पढ़ेंगे स्क्रोटम, जिसे आप वृषण कोष बोलते हो। इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भाई। थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, लेकिन हर कंसेप्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। ये चाहो तो आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको ये बताने का मतलब है कि आखिरकार हम आपको ये बता पाए कि जो जनन तंत्र होता है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, आखिरकार वह स्थित कहाँ होता है। तो ये कमर देखो, कमर, तो कमर का जो हड्डी है उसको हम लोग पेल्विक गडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक गडल। चारों तरफ से घिरा होता है। तो मान लीजिए कमर की हड्डी है, ये कमर की हड्डी है, ठीक है। अब इस कमर की हड्डी के अंदर ये खाली स्थान तो होगा ही। अब चारों तरफ से हड्डी घिरा हुआ है तो अंदर तो खाली स्थान है। ये जो अंदर का खाली स्थान है ना, इस स्थान को पेल्विक कैविटी बोलते हैं। इस खाली स्थान को पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन बोलते हैं, श्रोणी गुहा बोलते हैं। देखो क्या कहने का मतलब है, ये आप देखो, यहां से आप जब यहां तक देखोगे, ये कमर तक भाग देखोगे, तो इस भाग को बोलते हैं शरीर गुहा, बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी के अंदर, इस बॉडी कैविटी के अंदर आपको दो कैविटी देखने को मिलेगा, और ये दो कैविटी दो गुहा में बांटने का काम करेगा डायाफ्राम। तो यहाँ पे बीच में एक मांसल संरचना होती है, एक मांसल संरचना होती है जो बेसिकली शरीर गुहा को दो बराबर भाग में बांट देता है। ऊपर वाले भाग को जो ये दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग वक्ष गुहा बोलते हैं, इस भाग को हम लोग वक्ष गुहा बोलते हैं। और इस डायफ्राम के नीचे ये पेट वाला भाग, इसे हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। एक हो गया वक्ष गुहा, और इसी वक्ष गुहा के अंतर्गत हमारा लंग्स होता है, हमारा फेफड़ा होता है, इसी के अंदर हमारा दिल होता है, अर्थात हार्ट होता है, और इस उदर गुहा में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ये होगा पाचन तंत्र होगा मेनली।
अब ये देखो, ये तो शरीर गुहा हो गया। अब नीचे ये कमर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक कैविटी होता है। इस कैविटी को मेनली हम लोग श्रोणी गुहा बोलते हैं। इसे हम लोग श्रोणी गुहा बोलते हैं, जिसे हम लोग पेल्विक कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसी पेल्विक कैविटी में नर जनन तंत्र और मादा का मादा जनन तंत्र उपस्थित होता है इसी पेल्विक कैविटी में। लेकिन नर का जो बाहरी जननांग है वह इस पेल्विक कैविटी से बाहर, अर्थात शरीर से बाहर लटका होता है। क्यों लटका होता है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ये क्लियर है, शरीर गुहा को दो बराबर भाग बांटेगा डायफ्राम, ऊपर वक्ष, नीचे वाला उदर गुहा। और सबसे नीचे उदर गुहा के नीचे जो भाग होगा, कमर वाला भाग, उसे हम लोग बोल देते हैं श्रोणी गुहा। और इसी श्रोणी गुहा के अंदर हमारा स्थित होता है नर का जनन तंत्र। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं आपके लिए, नर जनन तंत्र मानव के श्रोणी गुहा अर्थात पेल्विक कैविटी में अवस्थित होता है। बढ़िया बात है। अब नर जनन तंत्र के अंतर्गत आएगा कौन, तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहला एक जोड़ा वृषण आएगा, अर्थात जो टेस्टिस होंगे वह जोड़ा में होंगे। अर्थात टेस्टिस जोड़ा में होंगे तो यहाँ पे ईएस की ईएस होगा। साथ साथ सहायक नलिकाएं होंगी, अर्थात ये वे नलिका होंगी जो शुक्राणु को मादा जनन पथ तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करेंगे। अर्थात वृषण में तो बन गया, अब वृषण से बाहर भी तो निकलना है, तो किस रास्ते से निकलेगा, इसी डक्ट के माध्यम से निकलेगा। कुछ हम सहायक ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। ये वे ग्रंथियां हैं जो उस शुक्राणु को मैच्योर करेंगे, जहां मैच्योर होगा। ये वे ग्रंथियां हैं जो शुक्राणु को खाना देंगे, ईंधन देंगे। साथ में पढ़ेंगे बाहरी जननांग। बाहरी जननांग अर्थात वैसा अंग जो मानव के शरीर से बाहर होता है और ये शुक्राणु को मादा के जनन पथ में छोड़ने का कार्य करता है। तो ये चार चीज मिलकर मुख्य रूप से नर जनन तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला बात हम पढ़ते हैं वृषण के बारे में। तो वृषण के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि वृषण को नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, क्योंकि ये वृषण ही वह अंग है जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। अर्थात जो नर युग्मक बना दे और जो नर सेक्स हार्मोन का स्राव कर दे, उसी को तो हम प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, नर का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वृषण को नर का प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु बनती है और यहीं से पुरुष हार्मोन अर्थात मेल हार्मोन जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़िया बात है। अब हम वृषण के बारे में कुछ बात बताते हैं। वृषण के बारे में अगर हम बात जाने तो सबसे पहला बात आप याद रखना, ये नर का, किसका, पहला बात, ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्यों होता है मालूम चल गया होगा। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, पहला। दूसरा बात याद रखना, ये जो टेस्टिस है, ये देख, ये टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है ये हल्का गुलाबी कलर का होगा। टेस्टिस जो होगा वो हल्का पिंकिश कलर, हल्का सा गुलाबी कलर का होता है, पहला बात। दूसरा बात, अगर इसके हम लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, ये लेंथ है इसका, ये मेनली इसका लेंथ है। तो लेंथ इसका होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर इसका हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ये इसका विड्थ है, तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। पहला बात, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा, हल्का पिंकिश कलर का, और कैसा होता है, अंडाकार होता है, ओवल शेप, अंडाकार ओवल शेप होता है। लंबाई 4 से 5, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इसमें तीसरा बात क्या याद रखोगे, तो तीसरा बात आप याद रखना कि वृषण जो है वह शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होता है। अब शरीर के बाहर होगा तो शरीर के बाहर होगा कहां, तो शरीर के बाहर एक ऐसी, शरीर के बाहर एक ऐसी पाउच जैसी, एक बैग जैसी
थैली जैसी, थैली नुमा संरचना पाई जाती है। शरीर के बाहर एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है और इस थैली नुमा संरचना को बेसिकली हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और इसी को हम लोग वृषण कोष या अंड कोष भी बोल देते हैं। इसे ही हम लोग वृषण कोष या फिर अंड कोष बोल देते हैं। ये वृषण कोष के अंदर ही ये हमारा शुक्राणु ये हमारा वृषण उपस्थित होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार ये वृषण और ये वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों लटके होते हैं? तो वृषण का मेन काम होता है शुक्राणु को बनाना, और शुक्राणु को बनाने के लिए तापमान मैटर करता है भाई। तो हमारे शरीर का तापमान होता है, शरीर की बात करें शरीर की, तो जो शरीर का तापमान है, ये शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना, अगर हमको शुक्राणु को बनाना है तो शुक्राणु बनाने के लिए तापमान चाहिए इस 37 डिग्री से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ेगा। अगर ये वृषण शरीर के अंदर रहा तो ये तापमान किसका ग्रहण करेगा? शरीर का ग्रहण करेगा। तो फिर टेम्परेचर कम कैसे करोगे? तो टेम्परेचर कम होगा ही नहीं, तो शुक्राणु बनेगा ही नहीं। लेकिन जब ये जिम्मा उठाया है वृषण शुक्राणु बनाने, तो कैसे बनाएगा ही? तो ये बनाने के लिए आ जाता है बाहर, शरीर से बाहर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? स्क्रोटम में, वृषण कोष में आ जाएगा। इस वृषण कोष में आकर यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तभी शुक्राणु बनेगा। तो वृषण कोष या वृषण शरीर से बाहर आने का मेन मकसद होता है तापमान को नियंत्रण करना, और तापमान जब शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तभी शुक्राणु बनेंगे। इसी कारण से आप सुने होंगे गांव में लोग बोलता है कि ज्यादा टाइट कपड़ा ना पहनने चाहिए, ज्यादा टाइट जींस खास करके लड़कों को नहीं पहनना चाहिए। इसका मेन रीजन है कि टाइट जींस क्या करता है, स्क्रोटम को शरीर के से चिपका देगा, और जब शरीर से स्क्रोटम चिपक गया तो तापमान कितना हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या टेम्परेचर उतना है जिसमें शुक्राणु बन पाए? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 37 से कम चाहिए। अब हो गया 37, तो शुक्राणु बनने की क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाएगा। इस कारण ज्यादा टाइट नहीं पहनना चाहिए। अपने टेस्टिस को हवा लगना चाहिए, इतना ढीला छोड़ो, लूज छोड़ो, ठीक है। तो ये वृषण के बाहर होते हैं, थैली संरचना में होते हैं, स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम का काम होता है तापमान को कम करना, जितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना पर्याप्त है इस वृषण के बारे में। अब हम आओ इस वृषण के आंतरिक संरचना को आपको समझा देते हैं। इस वृषण की आंतरिक संरचना को समझा देते हैं। तो ये हम आपको एक वृषण को काट कर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? तो इस वृषण है और इस वृषण को हमने काटा है। अब इस वृषण को जब आप देखोगे काट कर, तो उसमें आपको 3 लेयर दिखाई देगा। अब हम आपको 3 लेयर नहीं बना के दिखाएंगे, हम आपको ये जो हम दिखा रहे हैं ये बेसिकली ये बीच वाला लेयर है, ये बेसिकली बीच वाला लेयर है। लेकिन लेयर होता कितना है? 3 लेयर। ये जो दिखाई दे रहा है इस लेयर का नाम है ट्यूनिका, ध्यान देना, एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यह ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वृषण का मध्य परत है। क्यों इसका बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मास्टर इसका बात? जब आप 2 परत का बात करें ही नहीं तो फिर इसका बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही परत इस वृषण के अंदर घर बनाने का काम करता है। यही परत इस वृषण के अंदर कंपार्टमेंट बनाने का कार्य करता है। इस वृषण के अंदर घर बनाने का कार्य करता है। तो ये देखो हम घर कितना बनाए, घर बना 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन ये जो 5 घर दिखाई दे रहा है ना, ये 5 हम बनाए हैं। लेकिन इस वृषण के अंदर जो घर की संख्या होता है वह कम से कम 200 से 250 होता है। कितना होता है? इस वृषण में जो आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वृषण के जो आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? कंपार्टमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जो आपको पाली दिखाई दे रहे हैं, इस कंपार्टमेंट को बेसिकली हम लोग टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स बोलते हैं। इसे हम लोग बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हिंदी में इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम लोग वृषण पालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। तो वृषण पालिका का निर्माण कौन कर रहा है? तो वृषण पालिका का निर्माण वृषण का मध्य परत कर रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या होती है कम से कम 200 से 250। आप याद रखना ये वाला बात, आप ये 250 याद रखना। डिग्री कहां से आ गया रे, हट। तो 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं किसके अंदर? इस वृषण के अंदर। अब इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, आओ इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम एक बढ़िया डायग्राम बनाएंगे। ये पिंक कलर का ये थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाया जा रहा है। ये ले, ये हो गया, वृषण को काटा गया है। अब इस वृषण के अंदर कंपार्टमेंट बना रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गए 4। ये है मेनली कंपार्टमेंट, अर्थात ये घर, अर्थात इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 होते कितने हैं? 250। ठीक है। अब इस कंपार्टमेंट में जब आप देखोगे तो इस कंपार्टमेंट में बहुत ही हाईली क्वाइल्ड संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत ही हाईली क्वाइल्ड संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। अब इसका भी नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, इसका भी नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, एक में हम 1 बनाए, एक में हम 2 बनाए, और इसमें क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, 3 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक लोब्यूल में इसकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या मैक्सिमम 3 हो सकती है। ये जो ग्रीन कलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हिंदी में इसे शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु बनता है। क्वेश्चन एक और पूछता है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर जो है, ये मेनली 2 सेल पाए जाते हैं, 2 कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? इसके अंदर। वह 2 सेल का नाम क्या है? एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। देखना भाई, हर एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ये नहीं कि हम नॉर्मल बनाए रहे हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो लंबा थोड़ा हो ही सकता है। स्पर्मेटोगोनिया। और एक सेल होता है सर्टोली सेल। देख, ये दोनों वैसे सेल हैं जो इस शुक्र जनन नलिका के अंदर बन रहे हैं। ये दोनों ऐसे सेल हैं जो शुक्र जनन नलिका के अंदर बन रहे हैं, और यही स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होकर निरहुआ बनेगा स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और ये सर्टोली सेल का काम होता है पोषण देना। क्या देना भाई? पोषण। किसको पोषण देगा? ये पोषण देगा बन रहे स्पर्म को। तो याद रखना, सर्टोली सेल के अंदर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। हाँ, अब कुछ ऐसे सेल होते हैं जो 2 सर्टोली सेल के बीच में पाया जाता है। मान ले ये एक सर्टोली सेल हो गया, ये एक सर्टोली सेल, और ये हो गया दूसरा सर्टोली सेल। तो इस सर्टोली सेल के बीच में जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना भाई, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, खाली स्थान, इस स्थान को हम लोग अंतराली स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्थान को हम लोग अंतराली स्थान बोलते हैं। और इसी अंतराली स्थान में पाया जाता है
लिडिक सेल क्या पाया जाता है? लिडिक, लेडीज को बाहर कर दिए, हाँ कर दिए। अब ये लिडिक सेल का काम क्या होता है? आप तो ये बता दिए कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पोषण धरेगा, तो ये लिडिक सेल क्या करेगा? यह लिडिक सेल, सॉरी, यह लिडिक सेल जो है ये मेनली टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। अब सुनना, यहां पे 3 सेल देखें, एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये तीनों सेल में क्या अंतर है देखना, ये 2 सेल वे सेल हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं, और ये एकलौता सेल है जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर है, दोनों के बीच में स्थित है। ये क्लियर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डक्ट खुलेगा आगे, इसका हम कॉपी कर लेते हैं, 1 कॉपी 2 कॉपी, चलो यहां पे आ जाओ। इसको पहले हम इरेज करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, ये चलो। अब देखना, ध्यान देना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये आगे खुलेंगे, ये आगे खुलेंगे, ये आगे खुलेंगे, ये देख, ये आगे खुलेंगे और ये आगे एक नेटवर्क जैसा संरचना बना देंगे, ये आगे एक नेटवर्क जैसा संरचना बना देंगे, ये आगे एक नेटवर्क जैसा संरचना बना देंगे। इस नेटवर्क जैसे संरचना को रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। हाँ, बीच में एक और डक्ट आता है टिब्यूली रेक्टाई, किस जाना नहीं, यहाँ पे बीच में टिब्यूली रेक्टाई आता है, एनसीईआरटी में नहीं तो हमने नहीं बताया। ये रेटेड टेस्टिस, ये रेटेड टेस्टिस क्या है? ये जाल नुमा संरचना है, ये जाल नुमा संरचना है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जाल नुमा संरचना है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से गया रेटेड टेस्टिस में। अभी तक देखो, ध्यान देना, ये अभी वृषण के अंदर की बात हो रही है। अब इस रेटेड टेस्टिस से बाहर निकलेगा वासा इफ्रेंसिया, निकलेगा वासा इफ्रेंसिया। कौन निकलेगा? ये जो दिखाई दे रहा है ये मेनली है वासा इफ्रेंसिया, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं वासा इफ्रेंसिया। अब इस वासा इफ्रेंसिया के बाद कौन निकलेगा? इस वासा इफ्रेंसिया के बाद यहां निकलेगा मेनली, व्हाइट से बनाते हैं, यहां निकलेगा मेनली, ये है हमारा अधिवृषण। क्या है? अधिवृषण। ये है हमारा मेनली अधिवृषण। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है एपिडाइडमिस, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है वास डिफरेंस। सुनना, सबसे पहले टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हो रहे हैं। टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट। नाम उसका क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण पालिका। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 शुक्रजनन नलिका उपस्थित हो सकती है, जिसके अंदर शुक्राणु बनेगा। ये शुक्रजनन नलिका आगे खुलेंगी वृषण जालिका में, जिसे हम रेटेड टेस्टिस बोल रहे हैं। ये वृषण जालिका आगे खुलेगा वासा इफ्रेंसिया में, शुक्र वाहिनी में, ये खुलेगा आगे एपिडाइडमिस में, अधिवृषण में, और ये खुलेगा आगे वास डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में, फिर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से। ये देखो, नर में जो जनन नलिका है अर्थात रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है वे टिब्यूली रेक्टाई है। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो हमने जिक्र नहीं किया। रेटेड टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है और मूत्रवार्ग है। क्या इतना क्लियर है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है बताओ? तो ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मध्य परत। ये देखो, अब ये पीला वाला क्या है? तो ये है मेनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये बीच का जो ये घर दिखाई दे रहा है ये क्या है ये भाई? तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आगे देख, अब ये देख, ये जो आपको दिखाई दे रही है पतला पतला, ये क्या है? ये टिब्यूली रेक्टाई है। अब हाई क्या है रे? हाई नेटवर्क वाला, ये नेटवर्क है रेटेड टेस्टिस। अब ये बाहर निकला, ये क्या है? ये वासा इफ्रेंसिया है। ये ग्रीन कलर वाला क्या है? ये एपिडाइडमिस है। ये ब्लू कलर वाला क्या है? ये क्या है? ये है बेसिकली वास डिफरेंस। ये कैसे हमको याद है? याद है, आपको भी देखना पड़ेगा, डायग्राम को देखना पड़ेगा।
तो अगर हम पाथवे की बात करें, स्पर्म बाहर निकलता कैसे है, पाथवे की बात करें तो आओ बात आ देते हैं। पाथवे मतलब स्पर्म का रास्ता देख लो। तो स्पर्म बना किसके अंदर, ध्यान से बोलना, स्पर्म किसके अंदर बना, तो स्पर्म बना सेमनीफेरस, सीधा लिख देते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर। अब सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर बना, इससे कहां जाएगा, तो ये जाएगा टिब्यूली रेक्टाई में, ये जाएगा टिब्यूली रेक्टाई में। अब टिब्यूली रेक्टाई से कहां जाएगा, तो टिब्यूली रेक्टाई से आगे नेटवर्क में खुलेगा, जिसे हम लोग रेटी टेस्टिस वृषण जालिका बोलते हैं। ठीक, अब इस रेटी टेस्टिस से कहां जाएगा, देखो रेटी टेस्टिस से आगे निकलेगा वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया। अब वासा इफ्रेंसिया के बाद कहां जाएगा, ये जाएगा एपिडाइडमिस में। अब एपिडाइडमिस कहां जाएगा, वास डिफरेंस में। अब कहीं कहीं तुम एपिडाइडमिस में अनेक पार्ट पढ़ लोगे, कॉर्पस कॉर्डा कैपुट के बारे में, खैर छोड़ो। तो ये वृषण जालिका है। अब हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि के बारे में। सहायक ग्रंथि हो ये तीन, एक होता है सेमिनल वेसाइकल, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, अगर आपको देख पाओगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पार्ट जो है ये बेसिकली सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल कितना है, दो है, दो है। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये है बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड, कितना है, एक है। और ये छुटकू सा दिखाई दे रहा है, ये बल्बो यूरेथ्रल है, और ये दो है। तो ये तीन सहायक ग्रंथियां हैं जिसका अलग अलग काम है। अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है, ये जो सेमिनल वेसाइकल है, ये सेमिनल वेसाइकल फ्रुक्टोज का स्राव करता है। क्या करता है, फ्रुक्टोज। और ये फ्रुक्टोज मेनली शुक्राणु को ईंधन देने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ इस सेमिनल वेसाइकल का जो नेचर होता है वो अल्कालाइन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अर्थात इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। ये जो प्रोस्टेट दिखाई दे रहा है, ये जो सीमेन है, इस सीमेन को गंध और सीमेन को रंग प्रदान करता है। सीमेन क्या है अभी डिस्कस करेंगे भाई। और ये जो काउपर ग्लैंड है, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, पेनिस को ल्यूब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है, ताकि वह पेनिस मादा जनन पथ के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। ये तीन ग्रंथियां हैं, ठीक है। काउपर क्या करेगा, काउपर ल्यूब्रिकेट कर देगा, क्या कर देगा, ल्यूब्रिकेट। प्रोस्टेट क्या करेंगे, गंध और रंग प्रदान करेगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों ग्रंथि के द्वारा जो स्राव होगा, जो तरल का स्राव होगा, उस तरल स्राव का नाम सेमिनल प्लाज्मा है। सेमिनल प्लाज्मा है। और सेमिनल प्लाज्मा में अगर तुम सीमेन को ऐड कर दो तो यही सॉरी बहुत सॉरी, इस सेमिनल प्लाज्मा में तुम अगर स्पर्म को, शुक्राणु को ऐड कर दो तो जो नया पदार्थ बनेगा, उस नया पदार्थ का नाम सीमेन हो जाएगा, वीर्य हो जाएगा। अर्थात वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ सहायक ग्रंथि द्वारा होने वाला स्राव भी है। अर्थात 10% तो ये है और 90% सेमिनल प्लाज्मा है। सेमिनल प्लाज्मा वह तरल पदार्थ है जो मेनली सहायक ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल के द्वारा स्रावित होने वाले तरल पदार्थ हैं। इनका पीएच कितना होगा, 7.4 से 7.2 7.4, अर्थात ये क्षारीय होते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, एंसर लाइन है कि इतना ml 2 से 2.5 ml वीर्य में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। कितना होते हैं, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अर्थात एक चम्मच अगर वीर्य खपत हो रहा है तो इतना शुक्राणु नष्ट हो रहा है। वीर्य का तरल भाग जिसमें सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, शुक्राणुओं क्या करता है, पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है या शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील बनाता है। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ये वीर्य के बारे में आप याद रखना, वीर्य क्या होता है, शुक्राणु और इसका मिक्सचर होता है। चल, अब एक सीसन के बारे में पढ़ना था जो
मेल का बाहरी जननांग है। तो आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये जो आप पार्ट देख रहे हो मेनली, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम पेनिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम पेनिस कहते हैं। इसे हम सीस्तन कहते हैं। और ये सीस्तन का जो ये चौड़ा भाग देख रहे हो, ये आगे का, इसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इस पेनिस के माध्यम से ही शुक्राणु को मादा जनन पथ में भेजने का कार्य किया जाता है। इस पेनिस के माध्यम से ही शुक्राणु को मादा जनन पथ में भेजने का कार्य किया जाता है। तो ये सीसन भी नर जनन तंत्र का एक भाग है। क्या आपको ये नर जनन तंत्र क्लियर है? क्या ये आपको नर जनन तंत्र क्लियर है? अगर हाँ, तो इस लेक्चर को आप लाइक कर देना। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन इस लेक्चर में हमने कोई भी टॉपिक को एकदम से नहीं पढ़ा है, बेसिक लेवल से पढ़ा है और बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा होगा, आपको लगा होगा कि हम उसमें ज्यादा नहीं बताए हैं क्योंकि हमको लेक्चर नहीं, टॉपिक को समाप्त करना था। अगर ये क्लास की बात होता, लेक्चर टाइप का होता, तो हम इसको और ज्यादा बताते इसमें, लेकिन मेनली हमको इस टॉपिक के बारे में आपको बताना था, तो तब भी समय लग ही गया होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, समय से क्या लेना देना है। लेकिन इसके बाद आप क्या टॉपिक चाहते हो, आप कमेंट करना। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कमेंट जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहना और सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है।